नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुमित अवस्थी। भारत के लोग आज सुबह जब सोकर उठे तो एक सुनहरे ख्वाब के साथ उठे। ओलंपिक खेलों की महिला कुश्ती के 50 किलोग्राम वर्ग में पहले सोने के मेडल के ख्वाब के साथ, क्योंकि एक दिन पहले ही भारत की पहलवान विनेश फोगाट ने एक के बाद एक 3 ऐसी कुश्तियां जीती कि इस सपने को और हवा मिल गई थी। वो फाइनल में पहुंच चुकी थी, लेकिन सुबह करीब 11:15 बजे आई एक खबर ने सभी भारतीयों का यह सपना चकनाचूर कर दिया। पता चला कि आज सुबह पेरिस ओलंपिक में जब खिलाड़ियों का वजन किया गया तो विनेश फोगाट का वजन तय 50 किलो से 100 ग्राम ज़्यादा निकला और इस वजह से उन्हें इस प्रतियोगिता से ही डिस्क्वालीफाई यानी अयोग्य घोषित कर दिया गया। पलक झपकते ही ये 100 ग्राम वजन 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों पर भारी पड़ गया और आज पता चला कि 100 ग्राम वाकई में कितना भारी होता है। 100 ग्राम इतना भारी पड़ सकता है, ये वाकई में आज हम भारतीयों ने महसूस किया है। इधर भारत में ये खबर आग की तरह फैली। टीवी, रेडियो, वेबसाइट से लेकर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस फैसले पर सवाल खड़े किए जाने लगे। कुश्ती ही नहीं, अन्य खेलों से जुड़े खिलाड़ियों, विशेषज्ञों ने इस फैसले को हैरानी भरा बताया, लेकिन सब विवश दिखे क्योंकि इस खेल का जो नियम है वो नियम है और वो पहले से तय था। कई खिलाड़ियों ने कहा कि विनेश फोगाट का वजन किए जाने से पहले उन्हें 1-2 घंटे का समय और दिया जाना चाहिए था ताकि वो अपना वजन कम कर सकती। बीती रात जब से विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में जीत दर्ज की, वो हर जगह सुर्खियों में थी, लेकिन आज सुबह के फैसले ने उससे भी ज़्यादा सुर्खियां बटोरी। अब हर जगह विनेश फोगाट का हौसला बढ़ाने और फैसले पर सवाल खड़े करने का ही जिक्र हो रहा है। अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों और खिलाड़ियों ने इस मुद्दे पर अपनी तरह से नाराजगी और चिंता जताई। विनेश का हौसला भी सबने बढ़ाया। ये मामला माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है जिन्हें पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो न जी जा करके जो हो गया, तो सारे देश को दुख है। They showed her complete support of the Indian Olympic Association. ये काम तो कोचेस का या उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनका है कि सुबह मैच से पहले क्या करना है, क्या खाना है, रात को क्या खा के सोना है। ये तो बहुत करना चाहिए था, अब करना चाहिए क्या है। उस तरीके से गुजरना और उसके बाद यहाँ तक पहुँचना, फाइनल नहीं खेल पाना, ये मुझे लगता है कि बहुत ही गुर्दा चाहिए ऐसी चीज़ को बचाने के लिए। और पर मेरे लिए वो विजेता है। वो दिल तो टूटा जा बेटा, जब और क्या कराई दुखता बचेरा सबका टूट गया, हमारा था, हमारी तब जीती जाती है राई। 150 के ऊपर के वो था ग्राम के ऊपर, ये तो चढ़ता बढ़ता भी रहता है, लेकिन ये बहुत गलत हुआ, कति महागलत। इस मामले को लेकर भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ से कड़ा विरोध भी दर्ज किया है। पूरा देश उस सदमे में है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा जी से कहा कि कुछ करिए इसमें। हमारी ओलंपिक संघ की अध्यक्ष ने 2 बार अपील भी की, लेकिन अपील में हम सफल नहीं हो पाए। आज पूरा देश दिल से दुखी है, लेकिन विनेश पूरे देश की नज़र में चैंपियन थी, हैं और रहेंगी। वाकई में जो काम विनेश फोगाट ने कल किया, 3 दिन में 3 बड़े पहलवानों को हराकर कुश्तियां जीती, उसके बाद विनेश फोगाट आज भले ही डिस्क्वालीफाई कर दी गई हो ज़रा सी चूक की वजह से, लेकिन वो करोड़ों भारतीयों का दिल तो जीत ही चुकी हैं। आज ये पूरा मामला संसद में उठा। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने संसद को इस मामले की जानकारी दी। कहाँ तो पूरा देश गोल्ड के इंतजार में था, लेकिन जो खबर आई उससे 140 करोड़ भारतवासियों का सपना टूट गया। 50 किलोग्राम वर्ग में रेसलिंग के फाइनल में पहुंची विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित कर दिया गया, क्योंकि उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। खुद खेल मंत्री ने संसद को इसकी जानकारी दी। विनेश का वजन 50 किलो 100 ग्राम पाया गया, इसलिए वे स्पर्धा के लिए अयोग्य घोषित की गई। भारतीय रेसलर विनेश फोगाट को 100 ग्राम ज्यादा वजन के कारण बाहर होना पड़ा है।
विनेश का वजन 50 किलो होना चाहिए था। इस खबर के बाद पूरे देश में खुशियों भरी उम्मीद की जगह निराशा की लहर दौड़ पड़ी। विनेश के कोच ओम प्रकाश दहिया ने क्या कहा, जरा सुनिए। हादसा है हमारे पूरे देश के लिए और ये घाटा कभी पूरा नहीं हो सकता। अब कहाँ गोल्ड आना था और अब उनसे बात करेंगे। साथ सभी कोचेज होते हैं, क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे कमी हुई। अगर वजन को लेकर 10 ग्राम भी छूट नहीं होती है तो विनेश के साथ ये हादसा कैसे हो गया? आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जरा सुनिए उस टीम में कौन लोग शामिल थे जिन पर विनेश को फिट रखने की जिम्मेदारी थी। इनको ओलंपिक के लिए इनके अतिरिक्त व्यक्तिगत सहायक स्टाफ जैसे विभिन्न स्पारिंग पार्टनर्स, स्ट्रेंथ ऑफ कंडीशनिंग विशेषज्ञ के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिसका विवरण इस प्रकार है। ऑलेर अकोच कोच के रूप में उसके साथ थे, वैन पैट्रिक लॉम्बार्ड स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, अश्विनी जीवन पाटिल फिजियोथेरापिस्ट, मयंक सिंह गरिया स्ट्रेंथ और कंडीशनिंग विशेषज्ञ, शुभम और अरविंद स्पारिंग पार्टनर। सूत्रों के मुताबिक मुकाबले से एक दिन पहले की रात विनेश फोगाट को तय सीमा से वजन ज्यादा होने का पता चल गया था। देर रात तक विनेश ने साइकिल चलाई और काफी पसीना भी बहाया। बताया जा रहा है कि कुश्ती के खिलाड़ी पेट साफ करके वजन कम करने की कोशिश करते हैं। ये तरीका भी विनेश ने अपनाया, फिर भी वजन 100 ग्राम ज्यादा रह गया। भारत के पास गोल्ड मेडल जीतने का मौका था, लेकिन अब हाथ खाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। इस सबके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक ट्वीट कर विनेश का हौसला बढ़ाया। विनेश, आप चैंपियंस में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज का ये झटका दुखदाई है। काश मैं शब्दों के जरिए अपना दुख प्रकट कर सकता। साथ ही मैं जानता हूं कि आप जीवटता की प्रतीक हैं। चुनौतियों का डटकर सामना करना आपका स्वभाव है। और मजबूत होकर वापसी करें, हम आपके साथ हैं। प्रधानमंत्री ने इस बारे में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के प्रमुख पीटी उषा से बात की और विनेश फोगाट से मिलने को कहा। पीटी उषा ने खेल गांव जाकर विनेश फोगाट से बात की और उनका हौसला बढ़ाया। और ये तस्वीर जो इस वक्त आपके सामने है, ये शायद दिन की पहली ऐसी तस्वीर थी विनेश की जब वो कुछ चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ कैमरे के सामने दिखाई दी। लेकिन सवाल यह कि विनेश फोगाट का वजन 100 ग्राम आखिर कैसे बढ़ गया? इस बारे में ज़्यादा जानकारी दी भारतीय टीम के मुख्य डॉक्टर जो इस पूरे भारतीय कंटिंजेंट के साथ इस वक्त पेरिस में मौजूद हैं, डॉक्टर दिनशॉ पारदीवाला ने। सुनते हैं उनको। Now her post-participation weight at the end of the semi-finals in the evening was found to be 2.7 kilograms more than the allowed weight, and the team and the coach started off their usual process, which is of course limitation of water, no food, and you started with the whole process of sweating it out. And typically, you require some amount of time for that, but unfortunately we didn't have too much time. We had just 12 hours. So the whole night, the entire team, went ahead with this whole process of trying to reduce her weight, putting her in a steam and sauna, making her exercise, and whatever was medically possible, we tried our best to try and get that weight down. And when she couldn't sweat anymore, we even had to go to some drastic measures like cutting off her hair. If we maybe had a few hours more, we could have achieved that 100 grams, but we just didn't have that time. And she's otherwise perfectly normal, physically and medically. We've got her blood tests done just as a precautionary measure. We always do that. That's a routine. उधर भारतीय कुश्ती फेडरेशन ने विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई करने के फैसले के खिलाफ कुश्ती की अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग्स के सामने भी अपील की। इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाए, लेकिन यूडब्ल्यूडब्ल्यू के चीफ नेनोल लॉलोविच ने साफ कर दिया कि इस मामले में अब कुछ नहीं किया जा सकता। इस सब के बीच विनेश फोगाट के मामले में पुनर्विचार के लिए कुछ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भी आवाज़ उठाई है विनेश के समर्थन में।
6 बार के वर्ल्ड चैंपियन और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जॉर्डन बरोज, जो कि अमेरिका के हैं, उन्होंने UWW के नियमों में बदलाव और विनेश को सिल्वर मेडल कम से कम देने की मांग जरूर की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, UWW के लिए तुरंत प्रस्तावित बदलाव। पहला, दूसरे दिन 1 किलोग्राम वजन की छूट हो। दूसरा, सुबह 8:30 बजे की बजाय सुबह 10:30 बजे वजन लिया जाए। तीसरा, अगर विपक्षी फाइनलिस्ट का वजन गलत हो तो बाद में मेडल जब्त हो। चौथा, सेमीफाइनल में जीत के बाद फाइनल में पहुंचे दोनों पहलवानों के मेडल सुनिश्चित हो, भले ही दूसरे दिन वजन ज्यादा निकले। गोल्ड वही पहलवान जीत सकता है जिसका वजन दूसरे दिन सही हो। पांचवा, विनेश को सिल्वर मेडल दिया जाए। उनके इस ट्वीट को तुरंत भारतीय पहलवानों का भी समर्थन मिला। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जॉर्डन के इस प्रस्ताव में दम है, यह तुरंत प्रभाव से लागू हो ताकि पहलवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जा सके। इस सब के बीच पूरे मामले को लेकर भारतीय कुश्ती संघ की अब तक की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। यह किसी से छुपा नहीं है कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के दौर में महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले को उठाने के लिए विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ था। यहां तक कि ये खिलाड़ी अपने मेडल तक गंगा में बहाने को तैयार हो गए थे। हालांकि ऐसा ना करने के लिए उन्हें मना लिया गया था। ये खिलाड़ी अपनी मांगों के समर्थन में कई दिनों तक दिल्ली के जंतर मंतर पर संसद के सामने धरने पर बैठे रहे। सरकार ने उनकी बात सुनने का आश्वासन दिया, बात सुनी भी, लेकिन जैसी कार्रवाई ये खिलाड़ी चाहते थे वैसी ना होने से ये खिलाड़ी नाराज रहे। खैर, अब ये मामला कोर्ट में है और बृजभूषण शरण सिंह और अन्य आरोपी के खिलाफ इस वक्त मुकदमा चल रहा है। इस पूरे मामले में विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने जिस तरह की दृढ़ता और जज्बा दिखाया था उसकी भी खूब चर्चा हुई थी। वो तस्वीरें भी खूब वायरल हुई थी, खूब याद हैं लोगों को। उसी जज्बे से विनेश फोगाट ने इस ओलंपिक में अपनी तीनों कुश्तियां लड़ी, जैसे वो संदेश देना चाहती हों कि उन पर जो बीता है वो बीती बात हो गई, वो अब उसको भूलकर आगे बढ़ चुकी हैं। वो जीती, तीन कुश्तियां जीती, लेकिन अंत में 100 ग्राम वजन ने उनकी जीत की खुशी छीन ली। इस बीच इस मामले में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष संजय सिंह का बयान भी सुनना जरूरी है। वो इस बात से दुखी हैं कि विनेश फोगाट को डिस्क्वालीफाई किया गया, लेकिन साथ ही ये भी कहते हैं कि इसके लिए विनेश फोगाट की टीम ही जिम्मेदार है, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। साफ तौर पर संजय सिंह कुश्ती संघ की जिम्मेदारी का कोई जिक्र करने से बच रहे हैं। देखिए, कुश्ती संघ में पीछे के समय में जो कुछ विवाद हो गया था उसकी वजह से विनेश ने अपना फिजियो, अपना कोच, अपना न्यूट्रिनिस्ट सब कुछ अपना मांगा था और भारत सरकार ने सब कुछ उनको मुहैया कराया, सारा कुछ उनको मुहैया कराया। और किस कारण से वजन बढ़ गया यह बाद में जांच का विषय है, इसको जांच किया जाएगा। लेकिन फिलहाल तो हमारे देश का दुर्भाग्य है कि जो हमारे हाथ में आया हुआ गोल्ड या सिल्वर मेडल चला गया। दूसरी बात, ये क्या खबर है, सही है कि क्या उनको अस्पताल ले जाया गया है, क्या उनको ब्लड निकालने की कोशिश की गई? इस तरह का बहुत सोशल मीडिया पे नहीं, ये सब एकदम झूठ खबर है कि उनका कोई न ब्लड निकालने की कोशिश की गई, न कुछ। इतना समय ही वहाँ नहीं होता है वेइंग मशीन के पास कि आप उनको अलग ले जाइए, ब्लड निकाल के फिर ले आइए, ये सब समय नहीं, ये सब भ्रांतियाँ हैं, ये सब कोई बात नहीं। अब क्या कोशिश हो रही है? अब कोशिश यही हो रही है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी तुरंत हम इसको UWW सबको हम लोग रेसलिंग की जो टॉप बॉडीज हैं उनको मेल कर रहे हैं कि हमें हमारी सुनवाई हो, क्योंकि बहुत अच्छी रेसलर है और 100 ग्राम वजन की वजह से इनको न डिस्क्वालीफाई किया। आपको ये बताना ज़रूरी है कि संजय सिंह बृजभूषण शरण सिंह के बाद नए अध्यक्ष बने भारतीय कुश्ती संघ के, और माना जाता है कि संजय सिंह भी बृजभूषण सिंह के बहुत करीबी हैं। पूरे का पूरा जो द्वंद्व चल रहा था 1 साल पहले खिलाड़ियों के बीच और संघ के बीच, वो उस वक्त भी बृजभूषण शरण सिंह ने खिलाड़ियों की नहीं सुनी थी और संजय सिंह उस वक्त बृजभूषण शरण सिंह के साथ खड़े थे। आज संजय सिंह इस पूरे कंट्रोवर्सी को लेकर जो 100 ग्राम वजन ज़्यादा निकला, वो विनेश फोगाट और उनके साथ की टीम है उनको दोषी ठहरा रहे हैं और कुश्ती संघ को इससे अलग करना चाहते हैं। क्या होगा आगे, ये तो कोई जांच अगर होगी तभी साफ हो पाएगा। लेकिन इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ OP दहिया, जो कि विनेश के कोच रह चुके हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दहिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप कोच रहे विनेश के,
जो कुछ विनेश के साथ हुआ, आप इसको क्या देखते हैं? कहाँ गलती हो गई? क्यों वजन 100 ग्राम ज्यादा रह गया? देखिए, वजह तो कुछ भी नहीं हो सकती, ये गेम का पार्ट है और उन्होंने वजन को सेट रखना चाहिए था। अब कितनी कोशिश उन्होंने की है, उनके साथ जाने वाले कोचिज से पूछा जाए कि भी कैसे आप साथ क्यों नहीं रहे, इनके वजन देखा क्यों नहीं आपने रात को 2-3 बार? क्योंकि 53 किलो से 50 किलो में आकर लड़ना एक बहुत ही मतलब विशेष कंपटीशन की बात है। ये अपने आप में चैलेंज है, ये ऊपरले वजन से निचले वजन माना और उस वजन को मेंटेन रखना। तो ये अब सब वहां जो भी आदमी गए हैं उसके साथ जो रहे हैं और उन्होंने ये चेक करना चाहिए। जी कोच साहब, कल 3-3 मुकाबले लड़े विनेश ने, कल तक सब कुछ ठीक था। आज सुबह 12 घंटे के बाद जब वज़न लिया गया तो वज़न ज़्यादा निकला, और जैसे कि आपने सुना संघ के जो मुखिया हैं वो कह रहे हैं, संजय सिंह साहब, कि उनके साथ तो उनकी टीम थी, उनकी टीम की गलती है। क्या आपको लगता है कि उनकी टीम से चूक हो गई? देखो, इस बात का तो उसकी प्रैक्टिस है, उसके साथ जो भी रहे होंगे, खान पान का सिस्टम ध्यान रखना चाहिए था। और हम यही कह सकते हैं कि भाई ये सारी की सारी इसको मेंटेन रखना था विनेश का, या विनेश के साथ जो कोचिज गई नहीं का जिम्मेवारी थी। अब इसके साथ कोई अलग से बात जोड़ना वो हम समझते हैं कि वो तो ठीक नहीं, क्योंकि इन्होंने ही देखना, रख रखाव, रहना सहना, खेल गांव कहाँ रहे हैं, कहाँ सोए हैं, कैसे सोए हैं, क्या खाया पिया है, इस प्रकार का ध्यान करना चाहिए था इन्होंने। कोच साहब दहिया जी, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगा, आप तो खुद कोच रहे हैं और खिलाड़ी भी हैं, क्या आपको लगता है कि एक दिन में 2.5 किलो, 2.25 किलो तक वजन बढ़ सकता है किसी खिलाड़ी का? हाँ, वजन तो बढ़ता है। जैसे ये 53 kg में लड़ती तो भी वजन बढ़ता, और अब तो ये उससे नीचे वाले में लड़ी है। 50 किलो में लड़ना अपने आप का एक चैलेंज है, क्योंकि इसको जगह नहीं मिली। और इस प्रकार के रेसलर मैं समझता हूँ कि विनेश के मतलब बस की बात नहीं रही होगी, क्योंकि जो रेसलर 20 साल से इंटरनेशनल लेवल पर, मतलब टॉप लेवल पर अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, लड़ रहा है, खेल रहा है, तो अब ये किस्मत की बात कहें क्या कहें, भारत का बहुत बड़ा लॉस भारत को हो गया है। बिल्कुल कोच साहब, बहुत ही बड़ी झटका लगा तमाम भारतीय खेल प्रेमियों को जब ये खबर सामने आई। मेरा अगला सवाल दहिया साहब आपसे यही है, कल जब तीनों बाउट जीती विनेश ने, तो उनका वज़न लिया गया था, वो 50 किलो से नीचे थी, वो सब कुछ ठीक था, वो जीतते हुए, वो सेमीफाइनल जीतती हुई फाइनल तक पहुंची थी। सवाल ये है, तमाम पैरामीटर वो कल तक बिल्कुल ठीक थी, आज 100 ग्राम वजन ज़्यादा निकला। आपको नहीं लगता कि कम से कम सिल्वर मेडल उनको मिलना चाहिए, जैसा कि अमेरिका के एक खिलाड़ी ने कहा है? नहीं, देखिए, ये रूल है, नाइंसाफी है तो पहलवान तो मानेगा ही नाइंसाफी, लेकिन ये एक ओलंपिक का रूल है, उस रूल को तो हमने फॉलो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल, तो रूल है, लेकिन जब बदलाव होगा तब बदलाव होगा। आपकी बात हो पाई विनेश से या उनके कोच से इस वक्त? हाँ, मेरे जो कोच गया हुआ है वीरेंद्र दहिया, उससे बातचीत हुई है, और सौम्बी राठी से बातचीत हुई है। और सौम्बी राठी ने तो कहा था हम गोल्ड मेडल लेकर आएंगे पूरा, और हमें भी पूरा विश्वास था, और सारा देश ही इस बात को कह रहा था कि विनेश गोल्ड मेडल लेकर आएगी, क्योंकि जापानी पहलवान को हराना एक अपने आप में बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ी जीत है। जी, जापानी ने कभी किसी को अंक नहीं दिया, उसको विनेश ने बड़े आत्मविश्वास से बड़े अच्छे उससे हराया है, और हम यही समझते थे कि अब तो गोल्ड मेडल आएगा। और ये अब क्या वजन पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो वही जो लोग रहते हैं, जो साथ गए हैं, वही बताएं। जो रात को उसके पास रहे हैं उन्होंने देखना चाहिए था।
अब क्या कुछ लोग साजिश बताते हैं, लेकिन हमें महसूस नहीं होता कि इस प्रकार का इस लेवल पर जा करके कोई भारतवर्ष के साथ ऐसा हो। वो ऐसा नहीं, हम नहीं मानते कि ऐसा हुआ हो। जी, अब मुश्किल है मानना कि किसी तरह की कॉन्स्पिरेसी हो, कोई साजिश हो। इनके नाम में ही, विनेश के नाम में ही विन है, विन एश, जीत की भगवान विनेश, अगर इसको आम भाषा में मैं तोड़ूं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं कोच साहब, कितनी मेहनत विनेश करती हैं किसी भी टूर्नामेंट, बड़े टूर्नामेंट के पहले, और क्या आपको भी लगता था कि विनेश इस बार पक्का मेडल लेकर आएंगी, जीत कर आएंगी गोल्ड मेडल? देखो, ये तो विनेश में एक इतना बड़ा मतलब वो थी जिज्ञासु के भाई चैलेंज था। विनेश अपने आप को चैलेंज कर दिया करती कि जैसे पहले 2016 ओलंपिक में उसको इंजरी होगी और 2020 में उसको बीपी डाउन चला गया, उल्टी हो गया, लूज मोशन हो गए। ये सब कुछ न कुछ किस्मत ही कहें हम। और जब जैसे आज उसका वजन ना आना, क्योंकि ये तो नहीं है कि भी कोई नया पहलवान हो, नया खिलाड़ी हो, इस लेवल पर जा करके ऐसी गलती होना। और विनेश ने बल्कि पूरा ताकत लगाया है अपनी, बताते हैं कि बाल भी कटवा लिए हैं और सोना में बैठी रही है और ब्लड भी उन्होंने निकलवा लिया है। तो विनेश का तो हम ये नहीं मानते, उसने बहुत ज्यादा प्रयास किया है वजन को सेट करने के लिए। अब जो कोचिज साथ में है वो आकर बताएंगे कि भी क्या हुआ। बिल्कुल, ये बड़ी पहेली है कि क्या हुआ। हमने इंडियन टीम के जो डॉक्टर है पारदी वाला, उनका बयान भी सुना कि क्या रात भर मेहनत की गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कोच साहब, क्या एक खिलाड़ी का वज़न कम किया जा सकता है, कैसे कम किया जाता है, और क्या खिलाड़ी की सेहत पर उस वज़न कम करने का विपरीत असर भी हो सकता है? देखिए, वजन सभी रेसलर कम करते हैं। तो वजन के जैसे जूडो है, बॉक्सिंग है, इस प्रकार के जो वेट कैटेगरी के गेम है, उनमें सभी खिलाड़ी वजन कम करते हैं और वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग वजन को सेट करके लाते हैं। लेकिन विनेश के लिए एक विशेष बात ये रही कि इन्होंने 53 में खेलना था और वो 53 में अंतिम पंगाल जो है वो अपने आप को वहां क्वालिफाई कराई। तो इसके लिए और कोई चारा नहीं था। और ये विनेश एक मतलब ऐसी है मजबूत मन से कि मैंने तो ओलंपिक से पदक लाना है। तो फिर उन्होंने कहा मैं 50 में आ जाऊं। मैं कहा 50 में आ जाओ, लेकिन आपके लिए बड़ी कठिनाई रहेगी। लेकिन उसने कहा नहीं, मैं 50 किलो वजन लाऊंगी, 50 में भारत को गोल्ड मेडल दूंगी। और वो इतनी उग्र और संघर्षशील रेसलर है कि जो उसने ठान लिया वो कर देती है। लेकिन अब उसने इजी मान लिया था कि भी आज वजन ठीक रहेगा मेरा, कल ठीक था तो आज भी ठीक रहेगा। इस विश्वास के साथ वो उसने ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया और वो जैसे सावधानी हटी दुर्घटना घटी, वही हुआ। दहिया साहब, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, और ऐसी दुर्घटना घटी कि हर भारतीय को ये सालों साल एक दिन याद रहने वाला है। इस मामले पर आइए बात करने के लिए कुश्ती के एक और कोच कृपा शंकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उनसे अब आगे की बातचीत करते हैं। कृपा शंकर जी, विनेश के बाहर हो जाने के बाद करोड़ों भारतीयों के सपने टूटे हैं। आप खुद एक खिलाड़ी हैं, कोच भी हैं। हम लोगों के लिए कितना बड़ा झटका है, कितना तय था कि उनका इस बार मेडल आना ही आना है? देखिए, पूरे देश के लिए बहुत बड़ा झटका है और दुर्भाग्यवश ये स्थिति उत्पन्न हुई है क्योंकि विनेश का वजन बहुत ज्यादा रहता है और वजन तोड़ने का प्रयास भी किया उसने। पहले दिन वजन दिखाया भी है, यूं नहीं है कि उसने वजन नहीं कम किया है। 50 किलो दिखाने के पश्चात 3 बेहतरीन मुकाबले जीतने के बाद वो फाइनल में पहुंची है। और इस दौरान उसने डाइट भी लिया है, लिक्विड डाइट लिया है। तो जब वेट रिड्यूस किया हुआ होता है ना, वो वेट तुरंत बढ़ जाता है, कम से कम 2-3-4 किलो वापिस वहीं पहुंच जाता है। तो वो नापतोल कहीं ना कहीं वो मैनेजमेंट जो टीम थी साथ में, या उनके साथ में जो डाइट के लिए डाइटिशियन थे, कोचिस थे, उनको उस विषय को कुश्ती करने के दौरान भी उन चीजों के ऊपर भी ध्यान और फोकस रखना चाहिए था कि विनेश कितना खा रही है, कितना पी रही है, क्या खा रही है, कितना पी रही है, कितना वर्कआउट हो रहा है, कितना मुकाबला चल रहा है। और फिर रात में फिर
रेस्ट के बाद में सुबह फिर वजन देना है, तो सभी खिलाड़ियों का ज्यादा होता है और सब खिलाड़ी रात में कम करते हैं और कई खिलाड़ी सुबह जल्दी उठ के ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं जिससे कि वेट उनका रिड्यूस हो, 1.5-2 किलो कम करते ही। ये भी बताइए गौरशंकर जी, क्योंकि ये टूर्नामेंट घरेलू टूर्नामेंट नहीं था, ये एक ओलंपिक है, दुनिया भर के खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं और साथ में विनेश के साथ इतनी बड़ी टीम गई है जो उनकी पर्सनल कोचिंग स्टाफ जिसको आप कहते हैं, कहाँ चूक हो गई? ये कोई नई बात नहीं है कि खिलाड़ियों का वजन बढ़ता है, वजन बढ़ता भी है और कम भी किया जाता है जैसा कि आप बता रहे हैं, फिर कहाँ चूक हो गई, क्या लगता है? सर ये चूक जब होती है जब आपको घरेलू स्पर्धाओं के अंदर वो माहौल नहीं मिलता है, यानी कि विनेश पहली बार हो रहा है, विनेश खेल रही है, उसको एक दिन वजन दिखाना हो रहा है, दूसरे दिन फाइनल में पहुंचने के बाद पुनः वजन दिखाना पड़ रहा है, तो ये पहला ही अवसर है। लेकिन ये 2016 के बाद नियम है कि ओलंपिक में 2 बार वेट होगा, लेकिन अभी तक वेट जो है इस तरह की घरेलू प्रतियोगिताओं में ये नियम लागू नहीं हुआ है। 2017 में भी मैंने मुद्दा उठाया था कि पहलवानों को 2 बार वजन तोलने के अनुशासन में आना चाहिए, उनको आदत में लाना चाहिए। तो ये स्थिति जब उत्पन्न होती है, जब आप जरूरत से ज्यादा वेट रिड्यूस कर रहे हैं तो वजन कई बार अड़ जाता है। और 100 ग्राम सुनने में तो बहुत थोड़ा लगता है, लेकिन जो खिलाड़ी 5-6 किलो वेट रिड्यूस कर रहा है तो ऑलरेडी उसके शरीर में पानी की क्षमताएं सारी समाप्त हो जाती। अब ये बताइए कि जो नियम है वो तो खैर सबके लिए है, जो हो गया था विनेश के साथ वो हो गया, पर कई लोग कह रहे हैं कि जो नियम है ये बहुत कड़े हैं, इनमें सुधार की ज़रूरत है। क्या आपको भी लगता है कि इस नियमों में सुधार की ज़रूरत है? क्योंकि 12 घंटे का ही समय मिला, कल रात को बाउट खत्म हुई, आज सुबह उनका वजन दोबारा होना था, आदमी कैसे रिड्यूस करेगा इतनी जल्दी? यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का भी एक तथ्य है कि वेट जरूरत से ज्यादा रिड्यूस करने से खिलाड़ी, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक असर पड़ता है। अगर जरूरत से ज्यादा वजन कम करते हैं तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी प्रभावित होती है, आपका कोऑर्डिनेशन, आपका स्ट्रेंथ, स्टेमिना ये कम हो जाता है, आपका रिएक्शन एबिलिटी प्रभावित हो जाती है। एक खिलाड़ी का मन तो कर रहा है पैर पकड़ने का, लेकिन तन उतनी स्पीड से काम नहीं करता है क्योंकि न्यूरल तंत्र भी पानी की कमी से प्रभावित होता है। तो ये सारी विकार शरीर में आते हैं और बार बार वेट रिड्यूस करना तो ये स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक होता है। इसीलिए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने पहले तो एक दिन पहले वजन होता था और खिलाड़ी बहुत ज्यादा वजन कम करते थे, उसी को देखते हुए सेम डे वजन, ताकि खिलाड़ी कम से कम वजन घटाए, जितनी जरूरत हो उतना ही वजन घटाए, अपने शरीर के साथ में अत्यधिक वजन ना घटाए। ये भी जानना चाहेंगे आपसे, कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि सेमीफाइनल तक सब कुछ सही था तो इसके हिसाब से तो सिल्वर मेडल मिलना ही चाहिए, क्योंकि कल वो 50 किलो कैटेगरी में खेल रही थी और 3-3 बाउट्स उन्होंने जीते। आप क्या सोचते हैं, क्या नियम कहता है, क्या इस नियम में भी बदलाव की आवश्यकता है कि भाई फाइनल में अगर आप ओवरवेट हो गए तो सिल्वर मेडल तो मिलना ही चाहिए कम से कम? ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के रूल्स हैं और उसके अकॉर्डिंग सारी दुनिया में कुश्ती चलाई जाती है और उन्हीं नियमों के तहत ये कार्रवाई की गई है। अगर कोई खिलाड़ी ब्रूटिलिटी करता है, कुश्ती के दौरान अनुशासनहीनता करता है, तो ऐसे खिलाड़ी अगर फाइनल में भी होते तो उनको भी डिस्क्वालीफाई किया जाता है, जो कि सीधे माराकुटी करते हैं, बॉक्सिंग करने लग जाते हैं या अनुशासनहीनता करते हैं जो नियमों में नहीं है, ऐसी चीजें, या फिर कोई खिलाड़ी डोप में फंस जाता है तो उससे भी मेडल ले लिया जाता है, चाहे वो कहता रहे कि भाई मैंने तो फाइनल मुकाबले में डोप लिया है तो मेरे को सिल्वर मेडल दे दो, बाकी मुकाबले तो मैंने ईमानदारी से खेला है। तो ये एक यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के रूल्स है कि आप पूरी प्रतियोगिता जब तक समाप्त ना हो जाए आप उन नियमों का पालन में रहें। तो अब ये भी बता दीजिए जाते जाते कि इस घटना के बाद बहुत से लोग हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं, करोड़ों की संख्या में, जो युवा पहलवान है, युवा रेसलर्स हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस घटना से क्या सीख मिलती है? भारतीय कुश्ती संघ को तो मैं एक सलाह दूंगा, क्योंकि 2017 से मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूं कि जो अंतर्राष्ट्रीय नियम ओलंपिक में लागू होते हैं वो घरेलू प्रतियोगिताओं में उन नियमों का पालन करें, जिससे हमारे पहलवान उस नियम के आदी हो सकें, उन नियमों के तहत खेल सकें। क्योंकि अभी तक भारतीय कुश्ती संघ या एडॉक कमेटी या भारतीय खेल प्राधिकरण की प्रतियोगिताओं में
2 दिन वजन लेने का प्रावधान कभी जोड़ा ही नहीं गया है, और ये नियम 2017 से बन रहा है। तो एक तो ये, और पहलवानों को मैं ये कहना चाहूंगा कि खेल को बिजनेस ना बनाए। खेल स्वास्थ्य के प्रति है। अगर खेल ओलंपिक की स्थापना हुई है तो भाईचारा सौहार्द बढ़ाने के लिए हुई है। सारी दुनिया स्वस्थ रहे, एक ही पटल पे खेले और सब स्वस्थ रहें और भाईचारा और सौहार्द बढ़ता रहे। तो इसको बिजनेस ना बनाए, उतना ही वेट रिड्यूस करें जितनी आपकी फिटनेस और आपका शरीर जितना आपको साथ देता है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा वेट रिड्यूस करने से लॉन्ग टर्म आपको बहुत ज्यादा नुकसान आपके ऑर्गन्स को होता है और आप इसके दुष्परिणाम भी होते हैं। तो वजन कम करने के लिए बहुत सारे खिलाड़ी एनाबॉलिक स्टेरॉइड वगैरह या लेसिक्स की दवाइयां वो भी लेते हैं, और कई खिलाड़ियों को मैंने देखा है कि वो प्रतियोगिता में जब फाइनल में होते हैं तो छोड़ के भाग भी जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो डोप जैसे कलंक से बचना चाहते हैं। उनको पता होता है कि हमने डोप लिया है तो क्या करें कि अपन इसको विड्रॉ कर लें। विड्रॉ करने के बाद भी उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है, क्योंकि डोप की टीम आ जाती है, वो डोप से बचने के लिए फाइनल मुकाबला छोड़ के भाग जाते हैं। तो यहाँ पे ये स्थिति नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाह रहा, लेकिन इस दृष्टिकोण से भी विचार करना चाहिए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कृपा शंकर जी हमसे बात करने के लिए और इस पूरे जानकारी के लिए जो आपके पास थे। और बड़ा इंपॉर्टेंट सुझाव है आपका ये कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय नियम हैं वही नियमों के तहत देश के अंदर भी कुश्तियाँ होनी चाहिए, ताकि खिलाड़ी अभ्यस्त रहें, पता रहे कि किस तरह के नियमों के साथ उनका सामना अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर होने वाला है। वैसे पेरिस ओलंपिक को लेकर 2-3 कंट्रोवर्सीज भी हो गई हैं। अब तक की इस पूरी खबरों आपने देखा होगा, अल्जीरिया के बॉक्सर के बारे में कहा गया कि वो दूसरे पुरुष से आती हैं, लेकिन उनको महिलाओं के बीच में लड़ाया गया। ईमान खलीफ नाम का, हालांकि बाद में उनको मेडल नहीं दिया गया, उनको कैसे परमिशन मिल गई। और अब ये बात जो कुछ विनेश के साथ हुआ है वो हम सबके सामने है कि मात्र कुछ ही घंटों में बहुत सारा वजन घटाने की चुनौती एक उनके सामने रख दी गई। ये भी एक बड़ी सवाल बन के आया। भारतीयों के लिए तो हॉकी में भी हुआ, जिस तरीके से अमित रोहिदास को डिस्क्वालीफाई किया गया, एक मैच के लिए बैन किया गया, उस पर भी सवाल खड़े हुए। तो ये पेरिस ओलंपिक में तमाम विवाद भी साथ साथ चलते रहे हैं। हालांकि जो कुछ आज विनेश के साथ हुआ उस पर हमने भारतीय बैडमिंटन की स्टार प्लेयर साइना नेहवाल से बात की है, जो 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत के लिए कांस्य पदक जीत चुकी हैं। हमने उनसे पूछा कि आज जिस तरह से विनेश को डिस्क्वालीफाई किया गया है उस पर उनको क्या कहना है। देखिए, इसका 2 चीजें तो होती हैं, जैसे कि मुझे लग रहा है। एक तो पहले ऑब्वियसली एज ए प्लेयर मुझे उनके लिए बहुत बुरा लग रहा है, उनको भी कैसा लग रहा होगा मैं समझ सकती हूँ। कितने दुख में होंगी वो, उन्होंने पूरी रात भी बहुत मेहनत करी है वेट कम करने के लिए। तो मुझे तो बिकॉज मैं जैसे टीवी पे देख रही हूँ, सब जगह सुन रही हूँ, मुझे पहले ये समझ नहीं आया। सुबह तो उनका वेट लिमिट में था, जब वो 49 कुछ उनका वेट था। फिर रात होते होते जब उन्होंने 3 मैचेस जीते तो वो थोड़ा सा उनका वेट बढ़ गया। मुझे ये समझ नहीं आया कि उनका वेट 52 पे या 2 किलो बढ़ कैसे गया है। उसके बाद उन्होंने फिर पूरी रात मेहनत करी, उसमें वो काफी भी थकी होंगी पूरा वेट कम करने के लिए। तो मुझे एज ए प्लेयर लग रहा है कि उनको ना रेस्ट मिला होगा, ना वो प्रिपेयर इतनी अच्छी हुई होंगी। और उसके ऊपर उनको मॉर्निंग में ये बुरी खबर मिली कि उनका वेट भी 100 ग्राम बढ़ गया है। तो मतलब इतनी स्ट्रेस में रही होंगी पूरा एक दिन वो। तो एज ए प्लेयर मैं समझ सकती हूँ कितनी परेशान हो रही होंगी वो। बट एट द सेम टाइम वो खेलने गए हैं ओलंपिक्स, इतना बड़ा टूर्नामेंट है, एंड ये 3 बार 3rd टाइम खेल रही हैं वो। तो डेफिनेटली वहाँ पे एज ए प्लेयर आपको रेडी तो रहना पड़ेगा सब डिफिकल्ट सिचुएशंस के लिए, और आप उसके लिए ही जा रहे हैं कि आप अपना बेस्ट दें और मेडल लेके आए। और आई थिंक वो हमारी बेस्ट बेट थी, वो गोल्ड मेडल लेके आने वाली थी हमारे लिए। और जब ऐसी न्यूज़ सुनी तो मुझे लगा कहाँ किससे ऐसी मिस्टेक हो गई, जैसे विनेश से हो गई या उनके कोचेस से हो गई या उनके फिजियो से हो गई, कि वो उस पर मतलब ऐसा कैसे हो गया कि जो वेट उनका बढ़ गया है और फिर वेट कम करने के लिए पूरी रात मेहनत करनी पड़ी। तो मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी अभी तक मतलब जो भी मैं न्यूज़ में सुन रही हूँ उतना ही समझ पाई हूँ। बाकी आई एम श्योर विनेश अच्छा बोल पाएंगे, उनके कोचेज अच्छा बोल पाएंगे। और आप जब इतनी बड़ी चीज़ को प्रिपेयर कर रहे हैं और कंपटीशन में जा रहे हैं तो आई एम श्योर आप उस वेट में भी बहुत प्रैक्टिस करी होगी आपने, जिस वेट में आप खेलने वाले हैं। और सडनली ऐसी न्यूज़ जब हमने सुना तो ऑब्वियसली बहुत हार्ट ब्रेक हुआ, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें जितने मेडल्स आए वो हमारे कंट्री के लिए अच्छा होगा, हमारा स्पोर्टिंग कल्चर बढ़ेगा। और इतने इंटरेस्ट आ रहा है अब सब स्पोर्ट्स में, तो विनेश अगर गोल्ड या सिल्वर जीत जाती तो हमारे कंट्री के लिए और भी अच्छा रहता।
आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात दक्षिण एशिया के लिए चिंता बने बांग्लादेश के हालात की करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलटने के तीसरे दिन बाद भी बांग्लादेश शांत नहीं हुआ है। बांग्लादेश के कई इलाकों से अब भी हिंसा, उपद्रव और आगजनी की खबरें सामने आ रही हैं। इस सब के बीच बांग्लादेश अपनी अंतरिम सरकार के गठन का इंतजार कर रहा है। ये तय हो चुका है कि बांग्लादेश की प्रमुख हस्ती रहे नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस अंतरिम सरकार के प्रमुख होंगे, लेकिन सरकार का गठन तभी हो पाएगा जब उसमें शामिल होने वाले बाकी सदस्यों के नाम तय हो जाएं। इसे लेकर बांग्लादेश की सेना, प्रदर्शनकारी छात्रों के नेताओं और राष्ट्रपति भवन के बीच बातचीत अभी भी चल रही है। इस बीच बांग्लादेश के तमाम इलाकों में सोमवार से अब तक हिंसा में कई हिंदू मंदिरों, कारोबारी संस्थानों को निशाना बनाया जा चुका है। हिंसक भीड़ के निशाने पर कई जगह पुलिस थाने और जेल भी रहे। बांग्लादेश की करीब 17 करोड़ की आबादी में 8% हिंदू हैं। इस हिंदू आबादी का एक बड़ा हिस्सा शेख हसीना की आवामी लीग का समर्थन करता रहा है, इसीलिए ये हिंदू आबादी अब प्रदर्शनकारियों के निशाने पर है। शेख हसीना के भारत के साथ मजबूत संबंधों की वजह से अधिकतर बांग्लादेशी हिंदू उनके समर्थन में रहे, लेकिन अब इन बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए मुश्किल वक्त आन पड़ा है। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने रॉयटर्स को जानकारी दी कि हिंदुओं के करीब 200 से 300 घरों और उनके कारोबारी ठिकानों को सोमवार से अब तक निशाना बनाया जा चुका है। उनको लूटा गया है। करीब 15 से 20 हिंदू मंदिरों के साथ तोड़फोड़ की गई है और कई लोग घायल हुए हैं। यह हिंसा शेख हसीना के इस्तीफे से कई घंटे पहले ही शुरू हो गई थी। बांग्लादेश की हिंसा में कई पत्रकारों और कलाकारों को भी निशाना बनाया गया। सिराजगंज के रायगंज प्रेस क्लब पर भीड़ के एक हमले में डेली खबर पत्रा के पत्रकार प्रदीप कुमार की मौत हो गई। 3 अन्य पत्रकार इस हमले में घायल हुए। बांग्लादेश की एक और अखबार द डेली स्टार पूरे बांग्लादेश में कम से कम 25 पत्रकार इस हिंसा के दौरान घायल हुए हैं। ढाका के धान मंडी इलाके में एक हिंसक भीड़ ने बांग्लादेशी गायक राहुल आनंद के पैतृक घर पर हमला किया। उनके घर का फर्नीचर और संगीत का सामान जला दिया। उनके परिवार के लोग बमुश्किल जान बचाकर भाग सके। राहुल आनंद फोक बैंड जोलोर गान के लिए गाते हैं। इस बीच बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भारत सरकार चिंतित है और वहां की घटनाओं पर करीबी निगाह रखे हुए है। भारत ने बांग्लादेश में अपने उच्चायोग के सभी गैर जरूरी स्टाफ और उनके परिवारों को वापस वतन बुला लिया है। बांग्लादेश में जो हिंसा हो रही है वहां कल बनने जा रही अंतरिम सरकार के लिए भी बड़ी चिंता की सबब है। चिंता यह है कि शेख हसीना सरकार के विरोध में जो छात्र आंदोलन हुआ उसमें कई कट्टरपंथी शामिल हो चुके हैं। क्या छात्रों के नेता आंदोलन का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे इन कट्टरपंथी तत्वों को अलग कर पाएंगे? क्या अंतरिम सरकार के प्रमुख बनने जा रहे अर्थशास्त्री मोहम्मद यूनुस आंदोलन की आड़ में कट्टरपंथ के इस उबाल को संभाल पाएंगे? मोहम्मद यूनुस जानते हैं कि उनके सामने चुनौती बहुत बड़ी है, इसीलिए उन्होंने पदभार संभालने के पहले लोगों से हिंसा से दूर रहने की अपील की। उन्होंने कहा है कि मैं उन बहादुर छात्रों को बधाई देता हूं जिनके नेतृत्व में दूसरा विजय दिवस संभव हुआ। उन लोगों को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इन छात्रों को पूरा समर्थन दिया। हम मिलकर इस जीत का सबसे अच्छा इस्तेमाल करें। हमें अपनी गलतियों से इस मौके को हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। हमारा युवा एक नया विश्व बनाने के लिए नेतृत्व देने को तैयार है। आइए हम बेवजह की हिंसा से इस मौके को हाथ से ना जाने दें। हिंसा हमारी दुश्मन है, कृपया और दुश्मन ना बनाएं। शांत रहें और देश के निर्माण के लिए तैयार रहें। उधर शेख हसीना की धुर विरोधी रही बांग्लादेश नेशनल पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया ने भी लोगों से हिंसा से दूर रहने के लिए कहा है। उन्होंने छात्रों की बहादुरी की तारीफ करते हुए कहा कि एक ऐसा समृद्ध बांग्लादेश बनना चाहिए जो सामाजिक न्याय पर आधारित हो और जहां किसी का शोषण न हो। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর আপনাদের সামনে কথা বলতে পারার জন্য আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করছি। আমার কারাবন্দী অবস্থায় আপনারা
আমার কারামুক্তি ও রোগ মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছেন, দোয়াও করেছেন। সেজন্য আমি আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ধ্বংস নয়, প্রতিশোধ নয়, প্রতিহিংসা নয়, ভালোবাসা, শান্তি ও জ্ঞান ভিত্তিক समाज गढ़े तुली। बांग्लादेश के कई अन्य नेताओं ने भी शांति की अपील की है। इनमें बीएनपी नेता और खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मैं बांग्लादेश के लोगों से अपील करता हूं कि लोकतांत्रिक रास्ते पर बदलाव के इस दौर में धैर्य और शांति बनाए रखें। ये हमारा कर्तव्य है कि हम सभी बांग्लादेशियों को भेदभाव भरी हिंसा से बचाएं, चाहे वो किसी भी धर्म या दल के हों। किसी विशेष समुदाय को परेशान न करें, बदला न लें। मुस्लिम, हिंदू, ईसाई, बौद्ध, आस्तिक या नास्तिक कोई भी पीछे नहीं छूटेगा। लोकतांत्रिक रास्ते में उसके साथ भेदभाव नहीं होगा। हम सभी को बांग्लादेशी होने पर गर्व है। इस बीच हिंदुओं और उनके मंदिरों को बचाने से जुड़ी कुछ राहत देने वाली खबरें भी सामने आई हैं। जैसे ढाका ट्रिब्यून ने अपने एक संवाददाता को 3 मंदिरों की कवरेज के लिए भेजा। इनमें ढाकेश्वरी नेशनल टेम्पल की सुरक्षा में स्थानीय मुस्लिम और हिंदू दोनों ही शामिल दिखाई दिए। ऐसे ही रामना काली टेम्पल की सुरक्षा में भी कुछ मुस्लिम युवक तैनात दिखे, लेकिन ऐसी घटनाएं काफ़ी कम दिखी हैं। हालांकि जो भी है वो बांग्लादेश के बाकी इलाकों के लिए एक नज़ीर से कम नहीं है। ऐसे ही स्वामीबाग के इस्कॉन मंदिर में 2 पोस्टर लगे हैं जिनमें लिखा है कि आप हमारे भाई हैं, डरे नहीं। बांग्लादेश हम सभी का है। इस्कॉन मंदिर के संचालकों का कहना है कि इस मंदिर में उनके सबसे अच्छे संबंध रहे हैं, इसीलिए उन्हें कोई डर नहीं है। लेकिन ऐसे वाक़ये अभी बहुत ही कम दिख रहे हैं। बांग्लादेश के हालात भारत के लिए भी चुनौती बने हैं। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सामरिक मामलों के जानकार ब्रह्म चेलानी और बांग्लादेश मूल के जर्मन पत्रकार अरफातुल इस्लाम साहब, जो जर्मन वेबसाइट डॉइच वेले के पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो मेरा इस्लाम साहब आप ही से है, और आप हालांकि जर्मनी में हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ आपके पास लेटेस्ट अपडेट क्या है, सिचुएशन देश में, बांग्लादेश में कैसी है, और क्या कल मतलब थर्सडे को इंटरिम गवर्नमेंट की स्वेरिंग इन हो जाएगी? थैंक यू। जो बात अभी तक चल रहा है तो उसमें तो ये बात क्लियर है कि जो बांग्लादेश आर्मी है वो बहुत ही कोशिश कर रहे हैं, जो आर्मी चीफ वो बहुत ही कोशिश कर रही है कि एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो जाए। तो इसके लिए वो जो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है उसको तो ऑलरेडी ही हैज बीन चूजन एज द चीफ एडवाइजर ऑफ दिस इंटरिम गवर्नमेंट, और जो बाकी जो एडवाइजर्स है वो लेके बहुत सारी डिस्कशन हुआ। तो मिलिट्री चीफ ने बोला कि कल तक ये फाइनल हो जाना चाहिए और कल ये जो नया जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसका शोन इन भी हो जाएगा। जी ब्रह्म चेलानी जी, जिस तरह का प्रोटेस्ट चल रहा है और जो अभी हमने दिखाया भी, माइनॉरिटीज़ को टारगेट किया जा रहा है, जमायत इस्लामी का वापस आना इस पूरे प्रोटेस्ट में, एक तरीके से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सोशल मीडिया पर कि छात्रों के प्रोटेस्ट में जमात घुस गई है और उसने उसका भरपूर फ़ायदा उठाया है। इस सिचुएशन को आप इंडिया के पर्सपेक्टिव में कैसे देखते हैं? पहली बात तो ये है कि ये प्रोटेस्ट मूवमेंट था किसके खिलाफ? जॉब कोटा के खिलाफ, और हसीना सरकार भी जॉब कोटास के खिलाफ थी। तो ये मूवमेंट जॉब कोटा से हसीना को हटाने का कैसे गोल हो गया इस मूवमेंट का? इसके पीछे कौन से फोर्सेस थे इस मूवमेंट के पीछे? और जिस तरह का वायलेंस हुआ, जिस तरह के अटैक्स हुए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और जिस तरह से आर्मी ने कुछ नहीं किया, आर्मी ने सिचुएशन डिटेरियोरेट होने दिया, इसके पीछे इन्वेस्टिगेशन होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अब तो आर्मी कब्जे में है। जैसे पाकिस्तान में आर्मी डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स है, अब बांग्लादेश में आर्मी डोमिनेंट पॉलिटिकल फोर्स हो गई है। तो इंटरिम सरकार बनेगी, उस पर आर्मी का ठप्पा होगा, आर्मी की बैकिंग होगी। इस समय बांग्लादेश को पब्लिक ऑर्डर चाहिए। पब्लिक ऑर्डर के लिए एक ब्रॉड बेस्ड इंटरिम सरकार चाहिए बांग्लादेश को। मगर इंटरिम सरकार के डिस्कशंस के लिए आर्मी चीफ ने बाकी पार्टीज को बुलाया, अवामी लीग को नहीं बुलाया। जी। तो इससे साफ जाहिर है कि ये सरकार
वन साइडेड सरकार होगी और अवामी लीग के जो लीडर्स हैं और उनके जो एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ अटैक्स हो रहे हैं, उनके मर्डर हो रहे हैं, कई सारे अवामी लीग लीडर्स मारे गए हैं बांग्लादेश में। तो इस समय जो लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर है बांग्लादेश में, वो बहुत ही रीजनली बहुत ही डिस्टेबलाइजिंग फैक्टर हो सकता है और भारत के जो वाइटल इंटरेस्ट है वो उन पर धक्का लग सकता है। इसीलिए मैंने आपसे पूछा ब्रह्मचरानी जी, अब जो वक्त है आने वाला वो इंडिया के लिए कितना चैलेंजिंग होने वाला है। एक ऐसी सरकार बनेगी जो एंटी शेख हसीना है, जिसमें आवामी लीग नहीं है, जो कि प्रो इंडियन मानी जाती थी, प्रो इंडिया दिखाई देती थी। क्या सिचुएशन भारत के लिए ज़्यादा चिंताजनक होने वाली आने वाले दिनों में? अब ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जो सरकार बनेगी इंटरम सरकार, वो इंडिया फ्रेंडली सरकार नहीं होगी, ये साफ जाहिर है। जिस तरह के एलिमेंट्स अब जो राइज हो रहे हैं और जिस तरह के एक्शंस आर्मी चीफ ने लिए हैं, जिस तरह से वो जमात को भी फ्रीडम दे रहे हैं, जिस तरह से खालिदा जिया अब उनको हाउस अरेस्ट से निकाला गया है और बीएनपी अब एक पावरफुल फोर्स बन रहा है दोबारा। तो इससे लग रहा है कि ये सरकार भारत के हितों में नहीं होगी, ये बल्कि हो सकता है कि भारत के हितों के खिलाफ काम करे। अगर वो भारत के हितों के खिलाफ काम करती है तो भारत को एक बहुत ही टफ पॉलिसी अप्रोच अडॉप्ट करना पड़ेगा और ढाका को अपने जो रेड लाइन्स हैं वो साफ साफ बताने पड़ेंगे, क्योंकि एक तरफ तो भारत अभी काफ़ी केयरफुल और कॉशियस पॉलिसी फॉलो कर रहा है, मगर अगर बांग्लादेश की नई सरकार एंटी इंडिया सरकार होती है तो भारत को एक प्रोएक्टिव अप्रोच अडॉप्ट करना पड़ेगा। लगे हाथ तो अराफतुल इस्लाम साहब से पूछ लेता हूं, जो कि बांग्लादेश के सिटीज़न हैं। इस्लाम साहब, क्या सिचुएशन ये ऐसी अनरिवील हो रही है कि इंडिया के लिए चैलेंजिंग होगा? क्या नई हुकूमत, चाहे वो इंटरिम हो चाहे उसके बाद नई सरकार बने, जिसमें आवामी लीग अभी तो नहीं दिखाई दे रही है सिनेरियो में कहीं भी, तो वो उसका अप्रोच क्या होने वाला है? देखिए, इसमें तो बहुत सारी चीज है कि पहले ये बोलना चाहिए कि ये जो कोटा रिफॉर्म प्रोटेस्ट था वो तो बहुत ही छोटा एक प्रोटेस्ट था, वो जून पे शुरू हुआ था। वो तो सॉल्व ये ऐसे कोई चीज नहीं था कि वो सॉल्व करना बहुत मुश्किल था गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट के लिए सॉल्व करना बहुत ही इजी था, लेकिन गवर्नमेंट ने बहुत टाइम वेस्ट किया इसके पीछे। मतलब जब हाई कोर्ट की जो रूलिंग आया था कि ये कोटा फिर से ले आना है, तब उसके साथ वो एक ऑप्शन भी था कि यू कैन चेंज द रेशियो ऑफ कोटा। सो द गवर्नमेंट उस वक्त इसको रेशियो को चेंज कर सकता था, लेकिन नहीं किया। और हम लोगों ने जो देखा कि जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स है उसके ऊपर बहुत फोर्स यूज किया, सिक्योरिटी फोर्सेस ने, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने बहुत सारी फोर्स यूज किया, और ये प्रोटेस्ट उसके साथ जो रूलिंग पार्टी एक्टिविस्ट है वो भी शामिल हो गया। कुछ गवर्नमेंट मिनिस्टर्स और इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर कुछ बात किया, जिसमें और भी एंगर तैयार हो गया ये जो प्रोटेस्टर्स है उसके बीच में। फिर कुछ बंदा मर गया। उधर कोई एविडेंस भी था कि एमनेस्टी इंटरनेशनल कुछ वीडियो वेरीफाई किया, उसमें एक वीडियो था कि एक बंदा को मार दिया पुलिस ने, और वो दिखाई दे रहा था वीडियो पे, वो वीडियो भी वायरल हो गया। तो बाद में दिखाई दिया कि जो स्टूडेंट्स है वो मदद मांगा ऑर्डिनरी सिटीजन्स को, तो उसके बाद देखा दिया कि बहुत सारे लोग इस पे इन्वॉल्व हो गया, ये एक मास प्रोटेस्ट हो गया। तो जब मास प्रोटेस्ट हो गया उसके बाद तो आप देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारी रिस्पॉन्स चाहूंगा मैं अरफतुल्लाह साहब, वक्त की कमी है। क्या बांग्लादेश फंडामेंटलिस्ट के हाथों में जा रहा है? क्या आप ऐसा देख रहे हैं? मुझे तो ऐसे कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो प्रोफेसर यूनुस है वो बहुत ही एक सेकुलर बंदा है और उसमें बांग्लादेश की वो तो टेम्परेरी है, नोबेल लॉरेट, वो तो इंटरिम है। हाँ, वो टेम्परेरी है, लेकिन उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। उसके बाद बहुत उसके पास, कैन यू हियर मी? सॉरी सॉरी, देयर वाज लाइन ड्रॉप। तो वो बहुत ही, मुझे तो लगता है वो बहुत ही रिस्पॉन्सिबल बंदा है। और वो जो पिछले 3 हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो इंडियन मीडिया के साथ भी बहुत सारी इंटरव्यूज पे अटेंड किया, और उसका जो एटीट्यूड है वो तो ओपन है ना। तो मुझे नहीं लगता कि ये ऐसे कुछ पॉलिसी लेकर कि किसी एंटी और प्रो, मुझे ऐसे नहीं लगते। हम लोगों की वेट करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 2 दिन हुआ
जो गवर्नमेंट फॉल हुआ, तो अभी ये बहुत ही अर्ली है बोलने में कि जी। क्या हो जा रहा है और चलिए। फंडामेंटलिस्ट को कुछ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन मुझे अभी तक जो लग रहा है कि ये तो अच्छा ही हो रहा है जो अभी जो मतलब इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म हो रहा है। अरफतुल्ला साहब, सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, वक्त की कमी है मेरे पास। शुक्रिया आपका भी और ब्रह्मचलानी जी आपका भी, थैंक यू सो मच, आपने टाइम स्पेयर किया। कुल मिलाकर हमको इंतज़ार करना चाहिए, एज अ पूरे इंडिया को इंतज़ार करना चाहिए कि बांग्लादेश में चीज़ें कैसे घटती हैं आने वाले दिनों में। उसके हिसाब से भारत की अपनी नीति तय होगी कि किस दिशा में अपने संबंधों को लेकर आगे बढ़ना है। फिलहाल खबरों की खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो बात करेंगे हमास और इजराइल के बीच चल रहे तनाव की। और अब एक और अहम मुद्दा, इजराइल और हमास के बीच जंग को 10 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन उसका अंत होता दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं उसमें पश्चिमी एशिया का ये संकट और गंभीर होता जा रहा है। इजराइल गाजा में हमास पर हमले रोकने को तैयार नहीं है, उधर हमास का भी हमलावर रवैया जारी है। युद्ध विराम की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। इजराइल के पड़ोसी ईरान और लेबनान भी इस पूरे मामले पर अब आमने सामने की जंग में आ चुके हैं। इन परिस्थितियों में जो दिखाई दे रहा है वो ये लग रहा है कि लड़ाई लंबी चलने वाली है। कुल मिलाकर परिस्थितियां जो हैं वो इजराइल और हमास के बीच में चिंताजनक होती जा रही हैं। और अब जो चीज़ें हैं उसमें एक ऐसे व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है जिसको नया प्रमुख के तौर पर देखा जा रहा है, जिनका नाम है अहमद यासीन। हमास के संस्थापक शेख अहमद यासीन ने याह्या सिनवर को एक अंदरूनी सुरक्षा इकाई अल मज़द का चीफ बनाया। उसका काम था इस्लाम के नैतिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों या फिर किसी भी तरह से इजराइल की मदद करने वालों को ढूंढना और उन्हें सजा देना। इन वजहों से वो इजराइल की निगाहों में था। 1998 में ऐसे ही 4 फिलिस्तीनियों की हत्या के मामले में उसे इजराइल ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। 2 दशक तक याह्या सिनवर इजराइल की जेल में रहा, जहां उसने यहूदियों की भाषा हिब्रू सीखी और इजराइल की संस्कृति और समाज को बेहतर उसने समझ बनाई। इसी दौरान सिनवर ने एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम का फायदा उठाते हुए इजराइल की खबरों को गंभीरता से पढ़ना शुरू किया। उसने इजराइल की कई सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के कई पूर्व प्रमुखों द्वारा हिब्रू भाषा में लिखे गए कई गोपनीय दस्तावेज जेल में रहने के दौरान पढ़े और उसने वहां से भागने की कोशिश की। याह्या सिनवर एक ऐसे फिलिस्तीनी अरब परिवार से था जो इजराइल के बनने के बाद अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गया। यही गुस्सा 80 के दशक में याह्या के हमास में शामिल होने की वजह बना। हमास के संस्थापक शेख अहमद यासीन ने याह्या सिनवर को एक अंदरूनी सुरक्षा इकाई अल मज़द का चीफ बनाया था। उसका काम था इस्लाम के नैतिक कानूनों का उल्लंघन करने वालों या फिर किसी भी तरह से इजराइल की मदद करने वालों को ढूंढना और उन्हें सजा देना। इस वजहों से वो इजराइल की निगाहों में था। 1988 में ऐसे ही 4 फिलिस्तीनियों की हत्या के मामले में उसे इजराइल ने गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। 2 दशक तक याह्या सिनवर इजराइल की जेल में रहा, जहां उसने यहूदियों की भाषा हिब्रू सीखी और इजराइल की संस्कृति और समाज को बेहतर समझ बनाई। इसी दौरान सिनवर ने एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम का फायदा उठाते हुए इजराइल की खबरों को गंभीरता से पढ़ना शुरू किया। उसने इजराइल की सुरक्षा एजेंसी शिन बेट के कई पूर्व प्रमुखों द्वारा हिब्रू भाषा में लिखे कई गोपनीय दस्तावेजों का अरबी में अनुवाद किया। इसी दौरान उसने चोरी छुपे अनुवादों को बाकी कैदियों तक पहुंचाना शुरू किया ताकि उन्हें शिन बेट के आतंकवाद से निपटने की रणनीतियों का पता चले। याह्या सिनवर खुद को यहूदी लोगों के इतिहास का विशेषज्ञ कहलाना पसंद करता था। जेल में रहने के दौरान सिनवर ने कई बार भागने की कोशिश की। एक बार उसने जेल के अंदर सुरंग भी खोदने की कोशिश की। उसने जेल में बैठे बैठे बाहर हमास के नेताओं के साथ इजराइल के खिलाफ साजिश बनाने के रास्ते खोज लिए। वो जेल के अंदर चोरी छुपे सेलफोन मंगवाने में कामयाब रहा और अपने वकीलों और मिलने वालों के जरिए बाहर संदेश भेजता रहा। वो लगातार ये साजिश बनाता कि कैसे इजराइल के सैनिकों को अगवा किया जाए और फिर फिलिस्तीनी कैदियों के साथ उनकी अदला बदली की जाए। किसे पता था कि इसी साजिश के तहत 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर वो उसके इतिहास का सबसे भयानक हमला करेगा।
2011 में कैदियों की अदला बदली के तहत वो इजराइल की जेल से रिहा हुआ। बाहर आकर उसने शादी की, लेकिन उसने परिवार के बारे में कभी कोई खास बताया नहीं। लेकिन गाजा में रहने वाले लाखों परिवार उसकी कट्टरता और जिद का नतीजा भुगत रहे हैं। गाजा युद्ध खत्म न होने के पीछे उसकी भी जिद रही है। वो हमास के सबसे कट्टर नेताओं में से एक है और अब फौजी विंग के अलावा हमास की कूटनीतिक विंग का प्रमुख बनने के बाद ये लग रहा है कि वो इजराइल के साथ किसी युद्ध विराम के लिए राजी नहीं होगा। इजराइल और अमेरिका के खुफिया अधिकारियों के मुताबिक सिनवर की रणनीति है कि गाजा की लड़ाई जितनी लंबी खींचे उतनी लंबी खींची जाए। इसके जरिए वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इजराइल की किरकिरी होते देखना चाहता है, ताकि इजराइल पर मानवाधिकार हनन के आरोप गहरे से गहरे होते जाएं। वो चाहता है कि इस आधार पर अमेरिका के साथ इजराइल के संबंध खराब हो जाएं। तो सिनवर के हाथों में अब हमास की कमान चली गई है। ऐसे में अब इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो जंग चल रही है वो और भी पेचीदा दौर में पहुंच चुकी है। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।